बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1 से चैप्टर नंबर 2 जो है संविधान निर्माण। तो बच्चों, हमने चैप्टर में पढ़ा था लोकतंत्र के बारे में, यानी लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों होती है। अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम संविधान का निर्माण। तो संविधान निर्माण में जैसे कि पहले हम संविधान का मतलब जान लेते हैं। संविधान का मतलब क्या होता है? संविधान जैसे कि किसी भी देश में संविधान होना बहुत ही आवश्यक है, संविधान की बहुत ज़रूरत होती है। एक लोकतांत्रिक देश में संविधान की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि संविधान की ज़रूरत इसलिए होती है, जैसे कि मान लो आप स्कूल जाते हो, स्कूल में क्या है, आपके कुछ नियम, कुछ कानून जो कि आपको मानने होते हैं और आपके टीचरों को मानने होते हैं, है ना। तो उसी तरह जैसे स्कूल सुचारू रूप से चल पाता है, जैसे कि आप मान लो जैसे क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम का अपना संविधान बोल सकते हैं हम, या फिर कोई क्लब का अपना संविधान हो सकता है। तो ऐसे ही एक लोकतांत्रिक देश में एक संविधान होना बहुत ज़रूरी है। संविधान में ही लिखा होता है कि सरकार की क्या सीमाएं हैं, सरकार के क्या कार्य हैं, या फिर नागरिकों के क्या कार्य हैं, वो संविधान में ही लिखा होता है। जैसे कि संविधान का मतलब, संविधान नियमों की, जैसे मैंने बताया संविधान में क्या कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं जिनको देश में रह रहे सभी लोग और सरकार को मानने ही पड़ते हैं। जैसे संविधान नियमों की एक ऐसी पुस्तक है जिसे देश में, यानी कि किसी भी देश में रहने वाले लोग या सरकार सामूहिक रूप से मानती है, और संविधान सर्वोच्च कानून है। संविधान क्या है? एक लोकतांत्रिक देश में संविधान जो है एक सर्वोच्च कानून है, जिसके कारण संविधान नागरिकों के अधिकार, यानी कि संविधान में कुछ नागरिकों के अधिकार शामिल होते हैं, और सरकार की शक्ति होती है और उसके क्रियाकलापों के तौर तरीकों का निर्धारण करता है। संविधान में हमें ये सारी बातें लिखी हुई मिलती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा भारतीय संविधान, आप भारतीय संविधान को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि संविधान में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और एक देश को अच्छे तरीके से चलाने के लिए वो संविधान क्यों ज़रूरी होता है। संविधान लोगों के बीच संबंध और सरकार के प्रति सरकार के बीच संबंध को भी तय करता है। और ऐसे ही हम एक संविधान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो है दक्षिण अफ्रीका का संविधान। इस जो चैप्टर में है, पहले हम पढ़ेंगे दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है। दक्षिण अफ्रीका एक देश है जिसके बारे में हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो अब हम पढ़ेंगे जैसे कि दक्षिण अफ्रीका के बारे में। पहले देख लेते हैं दक्षिण अफ्रीका कहाँ था। जैसे कि ये आपका दक्षिण अफ्रीका हो गया। तो दक्षिण अफ्रीका में क्या है, यहाँ पे सबसे नीचे यहाँ के हिस्से में जो रंग भेद के ऊपर संघर्ष जो चल रहा था, वहाँ पे रंग भेद के ऊपर भेदभाव किया जाता था। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे दक्षिण अफ्रीका के बारे में। जैसे कि वहाँ पे नस्ली भेदभाव पर आधारित व्यवस्था का नाम था रंग भेद। ठीक है, जो दक्षिण अफ्रीका में फैली हुई थी, और ये व्यवस्था यूरोप के गोरे लोगों ने लादी थी, यानी जो गोरे लोग थे उन्होंने यह व्यवस्था उन पर लादी थी। फिर क्या है, जो 17वीं और 18वीं सदी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को भी उसी प्रकार हथियारों और जोर जबरदस्ती से अपना दास या फिर गुलाम बनाया जिस प्रकार भारत को बनाया था। जैसे कि गोरे लोगों ने दक्षिण अफ्रीका के लोगों पर भी ये व्यवस्था लादी रंग भेद की, जैसे कि उन्होंने अपना गुलाम बनाया या दास बनाया उन लोगों को, जैसे कि जिस प्रकार हमारे भारत को औपनिवेशिक सरकार ने बनाया था। जैसे कि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर कितना राज किया था, हमारे ऊपर कितना शोषण किया था हमारा, तो वैसे ही दक्षिण अफ्रीका की भी ये एक इतिहास है। तो जैसे कि फिर क्या हुआ, वहाँ पे चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों का विभाजन किया था। जैसे लोगों का जैसे चमड़ी का रंग होता है, जैसे कि स्किन का रंग ब्लैक होता है, काला होता है, तो उन लोगों के ऊपर क्या है, भेदभाव क्या करती थी सरकार। यानी कि जो गोरे लोग थे, जैसे कि ब्लैक पीपल जिसे बोलते हैं, जिसका स्किन का कलर, त्वचा का कलर जो होता था ब्लैक होता था, तो उन लोगों के साथ क्या है, ये अत्याचार किए जाते थे।
और गोरे काले लोग होते थे जिनका स्किन का कलर जो ब्लैक होता था, वो क्या है उनके ऊपर क्या है वो अत्याचार करते थे और क्या है उनके साथ भेदभाव करते थे, उनको छोटा और नीचा मानते थे। ऐसे उन लोगों पर ऐसे भेदभाव होने के साथ साथ क्या है उन लोगों को साथ ही उन्हें वोट डालने तक का भी अधिकार नहीं था। तो जैसे कि अब हम पढ़ेंगे जैसे रंग भेद की नीति के अंतर्गत आश्वेतों पर प्रतिबंध, यानी कि जो आश्वेत लोग थे उन पर क्या प्रतिबंध थे, क्या रोक लगाए गए थे, है ना। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। जो वहाँ पे काले रंग के लोग रहते थे, आश्वेत लोग, ठीक है, श्वेत माने गोरे लोग, आश्वेत माने काले रंग के लोग। और जो सांवले रंग के लोग होते थे जैसे कि इंडिया में रहते हैं, तो उन लोगों पर भी क्या है अत्याचार किए जाते थे। गोरों की बस्तियों में रहने बसने की इजाज़त नहीं थी। जो आश्वेत जो लोग थे उन पे क्या प्रतिबंध लगाए थे, आश्वेतों पर प्रतिबंध लगाए थे। उनमें से जैसे कि गोरों की बस्तियों में रहने बसने की इजाज़त नहीं थी और परमिट हो जाने पर ही वहाँ जाकर काम कर सकते थे। यानी कि अगर वो आश्वेत लोगों से काम कराते थे तो ही उन्हें एक मतलब पास के तौर पर देते थे, परमिट जिसे बोलते थे, तो वही दिखाकर वो वहाँ पे काम करने जा सकते थे आश्वेत लोग। तो परमिट होने पर ही वे वहाँ पर जाके अपना काम कर सकते थे या फिर उनका काम कर सकते थे। तो फिर क्या है, काली चमड़ी वाले रंग के जो लोग थे ना, तो उनके लिए क्या है सब चीज़ अलग की गई थी। जैसे कि जो उनकी रेलगाड़ी थी वो उसमें ट्रैवल कर सकते हैं, है ना। गोरे रंग के जो लोग उसमें आगे नहीं कर सकते। तो इनकी जो चीज़ें थी ना वो अलग अलग कर दी गई थी। तो इतना भेदभाव उनके साथ होता था। जो रेलगाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल, पुस्तकालय, सिनेमा घर और नाट्य घर, समुद्र तट, बताओ समुद्र तट में तक में उन्हें आने की इजाज़त नहीं थी। और तरणताल और सार्वजनिक शौचालयों तक में गोरों और कालों के लिए बिल्कुल अलग प्रबंध था। यानी कि जो काले रंग के लोग हैं और जो गोरे रंग के लोग हैं उनके लिए बिल्कुल अलग व्यवस्था की गई थी। मतलब अगर वो गलती से भी आ जाते थे, जो आश्वेत लोग होते थे, जो श्वेत लोगों के इन जैसे कि पुस्तकालय में चले जाते होंगे, तो उन पे क्या है बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था उनके साथ। तो उनके जो चीज़ें थी वो सब प्रबंध अलग किया गया था दोनों का, जो आश्वेत लोग थे उनका भी और जो श्वेत लोग थे उनका भी। तो फिर क्या है, उनके जो गिरजाघर है उसमें गिरजाघर तक में क्या है प्रवेश वर्जित था। उन्हें जो चर्च होता है जैसे गिरजाघर होता है उसमें भी जाने नहीं दिया जाता था। यानी कि जब इन सब चीज़ों में भेदभाव वो देखते थे तो वो सोचा करते थे कि हम संगठन बनाकर हम एकजुट होकर क्या है हम आवाज़ उठाएं कि हमें भी मतलब बराबर का अधिकार चाहिए, हमें मतलब हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों होता है। तो अगर वो सोचते भी थे या फिर विरोध करने का भी अधिकार नहीं था, पूरी सरकार के साथ क्या है उनका विरोध भी नहीं कर सकते थे, अधिकार ना था। और अनेक देशों ने क्या है मतलब दक्षिण अफ्रीका के जो आसपास के जो देश हैं उन्होंने क्या है अनेक देशों ने क्या है रंग भेद की निंदा की, है ना, बुराइयां की। मतलब वो सोचते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत बुरा हो रहा है। तो वो भी देखते थे, जो अलग अन्य देश होते थे वो भी देखते थे, तो उन्होंने रंग भेद की क्या है निंदा की और इस प्रणाली के विरुद्ध यानी कि रंग भेद प्रणाली के विरुद्ध उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। परंतु गोरी सरकार ने हजारों आश्वेत और रंगीन चमड़ी वाले लोगों की हत्या और दमन करते हुए अपना शासन बनाए रखा। अपने अधिकारों के लिए उन्होंने आवाज़ें उठाई, पर क्या है उनको क्या है लाखों मतलब हजारों लोग क्या हैं जो रंगीन चमड़ी वाले लोग थे और जो आश्वेत लोग थे गई और क्या है उनका दमन करके अपना शासन बनाए रखा। गोरी सरकार ने अपना शासन तभी भी बनाए रखा। या तो जो आश्वेत लोगों पे फिर क्या है उन्होंने हजारों लोगों की हत्या कर दी गई और उन्होंने दमन करते हुए उनको बहुत परेशान करते हुए उनका शोषण करते हुए उनका अपना शासन बनाए रखा। मतलब उसके क्या है हम मतलब वो लोग क्या हैं सरकार के खिलाफ जा भी नहीं सकते थे और उनके साथ इतना भेदभाव हो रहा था कि उसे रोकने की कोशिश की तो हजारों लोगों ने क्या है अपनी जानें गंवा दी। अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले
दक्षिण अफ्रीकियों ने 1950 से ही गोरों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी और आखिरकार क्या है, फिर 1950 से गोरी सरकार के विरुद्ध लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी और उसके बाद आखिरकार वो टाइम आ गया जब ये उस चीज़ से आज़ाद हो गए। यानी कि आखिरकार 26 अप्रैल 1994 को जो दक्षिण अफ्रीका है वो क्या है, एक लोकतांत्रिक देश बन गया। हमने पढ़ा था उन्होंने जो गोरी सरकार है दक्षिण अफ्रीका के जो लोगों पर क्या है बहुत अत्याचार किए थे, बहुत भेदभाव किए थे, जो मतलब क्या है अश्वेत और श्वेतों के बीच क्या है बहुत भाव हमने देखे वो होते थे। तो उसके विरुद्ध क्या है लड़ाइयाँ लड़ी, तो उन जो वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका है वो एक क्या है लोकतांत्रिक देश बन गया 26 अप्रैल 1994। जो नेल्सन मंडेला हैं उन्होंने क्या है रंग भेद के खिलाफ क्या है चलने वाली व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई और दक्षिण नेशनल कांग्रेस के झंडे तले गोरों के विरुद्ध मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थे। उन्होंने क्या है जो नेल्सन मंडेला थे उन्होंने जेल जाने से पहले वो 28 साल तक क्या है 28 वर्षों तक वो जेल में रहे थे। क्यों जेल में रहे थे? क्योंकि उन्होंने जो रंग भेद के खिलाफ वो जो प्रणाली चल रही थी उसके खिलाफ क्या है उन्होंने आवाज़ उठाई, जिसके चलते गोरी सरकार ने क्या है उन्हें जेल में भेज दिया और वो क्या है 28 वर्षों तक जेल में रहे थे। फिर क्या है 1994 यानी 28 साल बाद वो जेल से रिहा हुए और क्या है 1994 में चुनाव की घोषणा की गई जिसमें जीते कौन, नेल्सन मंडेला, और उन्हें पहला राष्ट्रपति भी चुना गया। तो फिर क्या है नेल्सन मंडेला पर जो मुकदमा है उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे कि उन्होंने कोशिश की थी कि जो रंग भेद की नीति है वो बंद हो जाए, मतलब ये ख़त्म हो जाए पूरी तरह से, तो उनके चलते क्या है उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। जैसे कि आएगा उन्हें बोला कि ये देशद्रोही हैं, है ना, यानी कि नेल्सन मंडेला और अन्य 7 नेता उन्हें क्या है जो सबसे दक्षिण अफ्रीका की जो सबसे डरावनी जेल थी रोबेन द्वीप में रखा गया, यानी कि भयावह जेल थी, वो डरावनी जेल थी, उनमें उन्हें रखा गया। तो 28 वर्ष होते उन्हें जेल में हो गए, फिर भी क्या है उन्होंने 28 वर्ष तक वो जेल में रहे। फिर जेल से रिहा होने के बाद क्या है उन्हें जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि चुनाव हुआ था, तो 1994 में चुनाव होने के बाद क्या है उन्हें देश का सबसे पहला राष्ट्रपति भी चुना गया, नेल्सन मंडेला को। अब पढ़ेंगे अफ्रीका का संविधान, यानी कि दक्षिण अफ्रीका का संविधान। वो बोलते हैं अब कि जो हमारे साथ पहला हुआ था, यानी कि पहले हमारे रंग भेद के इतिहास में हमारे साथ हुआ था, दमनकारी अत्याचार किए गए थे, हमारे साथ इतने शोषण किए गए थे, तो हम क्या है ऐसे दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। ये क्या है लोग आपस में वादा करते हैं और क्या है अब जो वहाँ का संविधान है बहुत अच्छा संविधान बन चुका है, भारत की तरह ही एक लोकतांत्रिक देश बन चुका है। अब क्या है वहाँ पे अच्छी खासी वहाँ पे सरकार चल रही है, वह एक लोकतांत्रिक देश है। फिर क्या है यह अपने दक्षिण अफ्रीका में जो है यह अपने देश को इसके सभी लोगों द्वारा वास्तविक अर्थों में साझा करने की घोषणा पत्र भी है। वो कैसे कि अश्वेत और श्वेत, स्त्री और पुरुष, यह देश पूर्ण रूप से हम सभी का है यह मानते हैं। ये जो दक्षिण अफ्रीका के जो लोग हैं वो उसमें क्या है अब भेदभाव नहीं होता, चाहे वोट देने का अधिकार हो चाहे कुछ भी हो, उस पर ये नहीं देखते कि मतलब चमड़ी का रंग कैसा है, श्वेत है तो वही वोट दे सकते हैं या फिर वो वही कार्य कर सकते हैं, नहीं। या फिर चाहे ऐसा भी नहीं है कि स्त्री और पुरुष को ज़्यादा अधिकार हैं स्त्री को नहीं है, ऐसा नहीं है। अब वो बोलता है कि हम कैसे भी हैं, हमको क्या है ये जो देश है ये हम सभी का है, ठीक है। फिर 2 वर्षों की चर्चा और बहस के बाद 1994 तक जिस देश की दुनिया भर में लोकतांत्रिक तौर तरीकों
के लिए निंदा की जाती थी, आज उसे लोकतंत्र के मॉडल में देखा जाता है। यानी कि 2 वर्ष के बाद क्या है, 2 वर्षों की चर्चा और बहस के बाद क्या है, 1994 में अब ये बोला जाता है कि 1994 से पहले जिस देश भर में, दुनिया भर में रंग भेद के ऊपर क्या है, निंदा की जाती थी, बुराइयां की जाती थी उस देश की, अब क्या है, उसे एक लोकतंत्र के मॉडल के रूप में उसे देखा जाता है। दक्षिण अफ्रीका को अब पढ़ेंगे संविधान की आवश्यकता क्यों, यानी कि संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों पड़ती है हमें संविधान की आवश्यकता, क्यों, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि किसी देश में संविधान ना हो तब भी देश चला सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कि संविधान होना। आप मान लो जैसे कि आप कॉलेज में जाते हो और आपके कॉलेज में कोई मतलब रूल्स नहीं हैं, तो उसमें क्या है, आप क्या है, जब चाहो अपनी मर्जी से जा सकते हो, जब चाहो अपनी मर्जी से आ सकते हो, कैसे कपड़े पहन के जा सकते हो। या फिर मान लो आप स्कूल में जाते हो, अपनी यूनिफॉर्म में जाते हो, फुल यूनिफॉर्म में जाते हो, है ना, जैसे कि हफ्ते में क्या है, 4 दिन वैसी ड्रेस पहन के जानी है, 2 दिन वैसे पहन के जानी है, वाइट पहन के जानी है, तो वो क्या है, ये स्कूल के रूल्स होते हैं, है ना, जो कि बच्चों को मानने ही पड़ते हैं। आपको जैसे कि बच्चों के रूल्स होते हैं कि तुम स्कूल में क्या है, झगड़ा नहीं कर सकते, है ना, तो ऐसे कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें बच्चों को मानना ही पड़ता है। ऐसे ही संविधान, एक लोकतांत्रिक देश में संविधान का होना बहुत ही ज़रूरी है। संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है? लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण और उसके कार्य तय करने के लिए, यानी कि एक लोकतांत्रिक सरकार और सरकार का निर्माण और उसके कार्य तय करने के लिए, यानी कि संविधान से हमें पता, संविधान में हमारे ये है कि सरकार का निर्माण कैसे होगा, यानी कि चुनाव कैसे होंगे और सरकार के क्या काम होते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार जीत के आ गई और वो अपना काम नहीं कर रही है, वो आराम से बैठी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि कार्य करने ही पड़ते हैं, क्योंकि आप एक लोकतांत्रिक देश में चुने गए हो। सरकार के अंग और अधिकार, सरकार के अधिकार क्या है? अगर संविधान नहीं होता तो क्या है, सरकार को क्या पता होता है कि उनके क्या कार्य हैं, वो अपनी मन मर्जी से कर दे ना, तो इसीलिए सरकार के अंगों के अधिकार क्षेत्र तय करने के लिए भी क्या है, संविधान की आवश्यकता होती है, क्योंकि सरकार को भी पता होना चाहिए कि हमारे क्या अधिकार हैं, है ना। तो वो क्या राजा की तरह नहीं होता ना, राजा क्या करता है, राजतंत्र में क्या होता है कि कुछ हमारे खिलाफ कोई बोल रहा है तो उसकी जान ले लेना। सरकार को पता होना चाहिए उनके क्या अधिकार और उनकी क्या सीमाएं हैं। सरकार को अपनी शक्तियों के दुरुपयोग से रोकने के लिए, जैसे कि उनकी शक्ति जो होती है, उनकी जो पावर होती है, उनका दुरुपयोग ना कर सके, मिसयूज ना कर सके, तो इसलिए भी संविधान की ज़रूरत हमें पड़ती है। नागरिकों के अधिकार सुरक्षित करने के लिए भी हमें संविधान की ज़रूरत पड़ती है। भारत में जो भी रह रहे हैं, जो भी भारत के नागरिक हैं, उनके अधिकार को सुरक्षित रखने की क्या है, आवश्यकता संविधान की पड़ती है, क्योंकि संविधान में लिखा होता है कि नागरिकों के क्या है, अधिकार क्या हैं, क्या उनकी सीमाएं हैं। तो नागरिकों के अधिकार सुरक्षित करने के लिए भी क्या है, संविधान की आवश्यकता होती है। साथ ही एक अच्छे समाज का गठन करने के लिए, अच्छे समाज का गठन यानी कि एक अच्छा समाज बन सके, जैसे कि हमारा भारत है, भारत देश में क्या है, तरह तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, तरह तरह के कपड़े पोशाकें पहनी जाती हैं, बोलचाल अलग है, खान पीन अलग है, रहने सहने का तरीका अलग है। तो इतने विविधतापूर्ण देश में अच्छे समाज का गठन कैसे हो, इसीलिए एक लोकतांत्रिक देश में क्या है, संविधान की आवश्यकता होती है। तो हमारा भारत एक बेस्ट एग्जाम्पल है इसके लिए, एक लोकतांत्रिक देश के लिए। तो अब हम पढ़ेंगे संविधान निर्माण, यानी कि संविधान निर्माण क्या है। जैसे संविधान का निर्माण हुआ तो तब संविधान निर्माण होने से पहले नेताओं लोगों ने क्या क्या संविधान में जोड़ा और कैसे कैसे उस टाइम प्रक्रिया चल रही होती है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि
पहले हम जान लेते हैं किसी भी लोकतांत्रिक देश में संविधान का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि हमारे भारत में है ये संविधान। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि जिस देश में संविधान हो वो देश लोकतांत्रिक हो, ऐसा नहीं है। जैसे कि आप मान लो, जैसे कि चीन है या उत्तरी कोरिया है, उसमें संविधान है लेकिन वो लोकतांत्रिक नहीं है। ठीक है, उत्तरी कोरिया में क्या है, वो लोकतांत्रिक पूरी तरह से है ही नहीं, क्योंकि उसमें एक ही इंसान का शासन चलता है, एक ही जो वहाँ पे किंग जोन वन है उन्हीं का शासन चलता है, और वहाँ पे उनके ही रूल्स सबको फॉलो करने ही पड़ते हैं, और हर बार उन्हीं की पार्टी आती है। तो हर एक लोकतांत्रिक देश में क्या है, संविधान का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि किसी भी देश या संस्था को चलाने के लिए आम सहमति से कुछ नियम बनाए जाते हैं। जैसे कि आप मान लो आपका स्कूल है या फिर आपका स्कूल हो गया, तो आपके स्कूल में क्या है, अलग अलग आपके नियम बनाए गए होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका स्कूल में अलग अलग नियम बनाए जाते हैं। जैसे कि आप स्कूल में पढ़ते हो तो आपका नियम क्या होगा कि इतने बजे स्कूल आना है और ये यूनिफॉर्म पहन के आनी है। हफ्ते में 2 यूनिफॉर्म है, वो हफ्ते में 2 दिन कौन सी यूनिफॉर्म पहननी है, बाकी दिन कौन सी यूनिफॉर्म पहननी है, और आपका टाइम टेबल क्या है। ठीक है, और आप क्या है, स्कूल में क्या है, लड़ाई नहीं कर सकते हैं, लड़ाई करोगे तो क्या है, आपका नाम काट दिया जाएगा या फिर कोई एक्शन लिया जाता है। तो मतलब स्कूल में भी कुछ नियम होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, राजनीतिक पार्टी होती है, उसमें भी कुछ अलग नियम होते हैं। ये मान लेते हैं कि उनका एक अलग संविधान होता है। नियम मान लो किसी नियम की बुक होती है तो उसे मान लो कि वह संविधान है। जैसे कि इन सभी चीज़ों का अलग संविधान होता है। जैसे कि राजनीतिक पार्टी होती है, उनका अलग नियम होता है, अलग संविधान होता है। क्लब में कौन लोग जा सकते हैं, है ना, कितनी एज के लोग जा सकते हैं, उनका अलग क्या कहते हैं, नियम होता है, नियम कानून होता है। फिर क्या है, स्कूल में अलग होता है। स्कूल में आप पढ़ रहे होंगे तो आप देखोगे कि आपका अलग है, कब आपके एग्ज़ाम होंगे, एग्ज़ाम कब होने हैं, कब ख़त्म होने हैं, तो आपके ये क्या है, स्कूल के रूल्स बनाए जाते हैं। और होटल वगैरह में आप देखोगे उसके भी अलग रूल्स होते हैं। क्रिकेट टीम का भी अपना अलग संविधान होता है, अलग नियम होते हैं, है ना, कि उसमें कितने खिलाड़ी रहेंगे और कैसे खेला जाएगा और कैसे क्रिकेट खेला जाता है, उसके अलग नियम होते हैं, है ना। तो हम गेम के हिसाब से भी देख सकते हैं, उनके कुछ नियम होते हैं। तो इन सभी चीज़ों का क्या है, अपना अलग संविधान होता है, हम ये जान लेते हैं। इसी तरह हर देश में सरकार चलाने और नागरिकों को मिलने वाले अधिकारों के बारे में एक संविधान होता है, और ज़रूरी नहीं है कि जिस देश में संविधान हो वह लोकतांत्रिक देश हो, लेकिन हर लोकतांत्रिक देश में संविधान आवश्यक है। हर देश में क्या है, हर देश में सरकार चलाने और नागरिकों को मिलने वाले अधिकारों के बारे में क्या है, हम संविधान में पढ़ सकते हैं। जैसे कि हमारा भारत, हम अपने संविधान को पढ़ेंगे, हम अपने भारत के संविधान के बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि हमारे अधिकार कौन से हैं, नागरिकों के क्या अधिकार हैं, सरकार के क्या अधिकार हैं। तो हम क्या है, अपने संविधान में पढ़ सकते हैं, अपने संविधान की बुक है, हम वो पढ़ सकते हैं। भारत के स्वाधीनता संग्राम ने, यानी कि जो हमारे देश थे, भारत ने, यानी कि भारत के जो नेता लोग थे, है ना, तो उन्होंने अलग ही अपने मन में विचार बना लिया था। स्वाधीनता संग्राम ने इस बात के लिए आम सहमति बनाने में मदद की थी कि आज़ादी के बाद भारतीय लोकतंत्र कैसा होगा, यानी कि भारत जो देश है वो कैसा होगा, लोकतांत्रिक देश कैसा होगा, क्या क्या अधिकार लोगों को मिलेंगे, तो वो पहले ही सोच लिया था। और हाँ, संविधान बनाने से पहले हमारे नेता लोगों ने ये भी सोचा था कि नागरिकों को हम क्या क्या अधिकार देंगे, है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या उनके लिए फ़ायदेमंद है वो कानून बनाएंगे। तो ये क्या है, उनके दिमागों में चलता रहता था पहले, संविधान बनाने से पहले ही, यानी कि संविधान देश आज़ाद होने से पहले ही उन नेता लोगों ने ये सब क्या है, अपने दिमाग में सोच लिया था। तो राष्ट्रवादी नेताओं के विचारों में मतभेद थे, यानी कि आपस में कुछ मतभेद रहे थे उनके बीच में भी, लेकिन वे सभी इस बात पर
सहमत थे कि भारत एक लोकतांत्रिक देश ही होगा, है ना। समाजवाद, रूस मान लो, जो रूस देश है वो क्या समाजवाद है ना, और जो अमेरिका है वो पूंजीवाद है। तो क्या है, हमारे जो भारत के नेता लोग थे उन्होंने सोचा कि हमारा जो देश होगा वो क्या है, पूरी तरह से क्या है, लोकतांत्रिक होगा, लोकतांत्रिक ही होगा। फिर सबसे पहले 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू और अन्य नेताओं ने संविधान का प्रारूप तैयार किया था। जो तैयार हुआ था, जिसे हम ड्राफ्ट बोलते हैं, तो वो तैयार हुआ था 1928 में। और संविधान का प्रारूप तैयार करने में कौन कौन शामिल थे, वो थे पंडित मोतीलाल नेहरू और कुछ अन्य नेता लोग शामिल थे। अभी मैं आपको बता देती हूँ, जो मोतीलाल नेहरू है वो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री के पिताजी थे, ठीक है। तो 1931 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में संविधान के 1931 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में संविधान के मुख्य उद्देश्य, उसमें जो ड्राफ्ट बनाया गया था, प्रारूप तैयार किया गया था, तो उसमें ऐसी चीज़ें थी जैसे कि हर वयस्क को मत अधिकार प्राप्त होगा, यानी कि लोकतांत्रिक देश में क्या है, जनता का शासन होता है। तो सबसे पहली बात है कि क्या है, मत अधिकार होना चाहिए, यानी कि जो भी एल्डर, जैसे कि 18 वयस्क जो होते हैं वो होते हैं 18+। तो 18+ जो लोग होंगे उन्हें मत अधिकार होगा, वोट देने का अधिकार होगा, है ना, सरकार को चुनने का अधिकार होगा। तो फिर है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्र होंगे, वो कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र होंगे, है ना, कुछ भी करने के लिए, जैसे कि वो क्या काम करना चाहते हैं, कहाँ घूमना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या है, वो स्वतंत्र होंगे। और क्या है, लोगों के बीच समानता का अधिकार होगा, लोगों में समानता का अधिकार होगा। ऐसा नहीं होगा कि जैसे कि कोई अलग कास्ट के लोग हैं, छोटी कास्ट के लोग हैं और बड़ी कास्ट के लोग हैं, तो बड़ी कास्ट के लोग क्या है, छोटी कास्ट के लोगों पर क्या भेदभाव कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। लोगों के बीच समानताएं होंगी, समानता मतलब बराबरी होंगी। ऐसा नहीं है कि जो छोटी जाति के लोग हैं वो क्या है, नीचे हैं, और ऊंची जाति के, तो ऊंची जाति को ज़्यादा अधिकार मिलेंगे, है ना, और नीची जाति को नहीं, ऐसा नहीं है। सभी लोगों को समानता का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, उन्होंने बोला। और क्या है, अल्पसंख्यकों के अधिकार भी शामिल थे, यानी कि जो 1928 में जो ड्राफ्ट तैयार हुआ था, तो उसमें क्या है, जो अल्पसंख्यक लोग थे उनके भी अधिकार शामिल थे। अल्पसंख्यक कौन होते हैं, जिसकी संख्या कम होती है ना, तो वो अल्पसंख्यक लोग होते हैं, तो उन्हें भी अधिकार देने के लिए उन्होंने सोचा। और अपने ड्राफ्ट में, यानी कि संविधान के प्रारूप जब तैयार हुआ था, तो संविधान के प्रारूप में उन्होंने अल्पसंख्यकों के अधिकार को भी जोड़ा था। अब हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है वो है संविधान बनाने का इतिहास, यानी कि संविधान बनाने का जो इतिहास रहा था हम उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हर एक चीज़ का अपना इतिहास होता है, जैसे कि समय बीत जाता है तो वो इतिहास कहलाता है। तो जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ था और जैसे संविधान बना था, तो अब उस बारे में पढ़ेंगे कि जब संविधान बन रहा था तो उस टाइम पर क्या क्या हो रहा था, यानी कि संविधान कैसे बनना शुरू हुआ, और संविधान में हमारे जो भारत के संविधान में है वो क्या क्या अलग अलग देशों से लिया गया था, ठीक है। अब भारत के जो नागरिक थे, जो भारत के जो नेता लोग थे, तो उन्होंने क्या किया था, जैसे कि जो ब्रिटिश लोग थे उनके साथ रहकर क्या है, काम क्या करते थे, ठीक है। तो उससे फ़ायदा भी हुआ उनका। क्या फ़ायदा हुआ, जैसे कि वो काम करते थे साथ में, हमारे भारत के नेता लोग जो ब्रिटिश लोगों के साथ में काम क्या करते थे, तो उन्होंने बहुत चीज़ें क्या है, सीखने को बहुत चीज़ें मिली, ठीक है। उन्होंने उनसे बहुत चीज़ें सीखी, जैसे कि संस्थाएं कैसे काम करती हैं, है ना, संस्थाओं को कैसे चलाना है, या फिर सरकार कैसे चलानी है। तो उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें सीखी, तो जो कि उनके आगे हेल्पफुल रही, ठीक है। तो इन चीज़ों ने बहुत सी संविधान बनाने में हमारे नेता लोग की हेल्प की थी, ठीक है। तो जैसे कि जो कांग्रेस थे, जो भारत में सबसे पहले जो दल था वो था
जैसे कि अब तो बहुत सारे दल हैं, लेकिन जो सबसे पहले पार्टी थी वो थी कांग्रेस। ठीक है, तो जो कांग्रेस के नेताओं ने ब्रिटिश संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया था, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्रिटिश संस्थाओं के साथ मिलकर क्या किया था, बहुत काम किया था। तो जिससे उन्हें किसी देश पर शासन करने के लिए विभिन्न संस्थाओं की भूमिका की समझ आ चुकी थी। किन्हें? जो भारत के नेता लोग थे, जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने में मदद की थी, है ना। तो जो भागीदारी ली थी, तो उन नेता लोगों ने क्या है, इनसे उन ब्रिटिश संस्थाओं से क्या है, बहुत सी चीज़ें सीखी थी। ठीक है, तो उन्हें ये समझ आ चुका था कि संस्थाएं जैसे कि अलग अलग देशों में संस्थाएं कैसे चलती हैं, तो उन्हें संस्था चलाने के बारे में पता लगने लग गया था। ठीक है, वो समझ बन चुकी थी उनके दिमाग में। फिर क्या है, 1937 में क्या हुआ, 1937 में भारत के अंग्रेजी हुकूमत के अधीन भागों प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव हुए थे। ठीक है, वो कब हुए? वो हुए थे 1937 में। फिर जिससे यहाँ की राजनीतिक पार्टियों को लोक चुनावों में भाग लेने का मौका मिला था। ये जो 1937 में जो चुनाव हुए थे, वो क्या है, पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं थे। वो क्यों नहीं थे, वो पढ़ेंगे। जैसे कि पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं रही थी, और लेकिन इससे क्या हुआ था, लेकिन इससे राष्ट्रवादी नेताओं को सरकार चलाने की कला सीखने का मौका मिला। यानी कि जैसे मैंने अभी बताया, उन लोगों के साथ रहकर हमारे नेताओं ने बहुत सी चीज़ें सीखी थी, है ना। तो उनके साथ काम करके क्या है, सरकार चलाने का जो तरीका है, तौर तरीके क्या हैं, उन्हें पता लगने लगे। ठीक है, तो उससे क्या है, बहुत मदद भी मिली थी। फिर इस दौरान उन्होंने संस्थाओं के निर्माण और प्रबंधन के बारे में बहुत कुछ सीखा था। यानी कि जो संस्था का निर्माण कैसे करना है, कितने लोग वहाँ पे काम, जैसे कि मान लो स्कूल है ना, स्कूल में कैसे टीचरें होती हैं, कैसे प्रिंसिपल हैं, कौन प्रिंसिपल होगा, उनकी योग्यताएं क्या होंगी, है ना। तो उसमें जैसे मान लो जैसे कि उसका एक स्कूल का निर्माण करना है, तो उस चीज़ के बारे में हम स्कूल को लेके समझ सकते हैं कि वो संस्था है या फिर एक विभाग मान लो, जैसे कि आपका पर्यावरण विभाग मान लो, है ना। उसमें कितने लोग काम करेंगे, किसकी क्या जिम्मेदारी रहेगी। तो ठीक वैसे ही उन्होंने इस दौरान क्या है, उन्होंने संस्थाओं के निर्माण और प्रबंधन के बारे में बहुत कुछ सीख लिया था। फिर राष्ट्रवादी नेताओं में अन्य देशों के संविधान की अच्छी बातों को भारत के संविधान में शामिल करके उन्हें यहाँ की ज़रूरत के हिसाब से ढालने की बात भी सीखी। यानी कि हमारे जो पहले के नेता लोग थे, उन्होंने क्या है, ऐसे में उन्होंने ये भी सोचा, उनके दिमाग में ये विचार आया कि जो भारत से अलग देश हैं, जैसे कि मान लो आप हो गया अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, है ना, या फिर रूस हो गया। तो ऐसे देशों से क्या है, उन देशों के जो अच्छी बातें थी, उन देशों के संविधान में जो अच्छी बातें थी, वो क्या है, अपने संविधान में ढालने के लिए सोचा और ढाला भी। ठीक है, जैसे में हमारे भारत के संविधान में मौलिक अधिकार शामिल हैं, और वो कहाँ से लिए गए हैं, वो लिए गए हैं अमेरिका से। ठीक है, और रूस से लिया गया है, रूस का समाजवाद। ठीक है, जिससे मतलब देश में विकास हो सके और देश लोगों को क्या है, कल्याण की ओर ले जाया जा सके। ठीक है, तो मतलब अलग अलग देशों से अलग अलग अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे संविधान में मौजूद कर ली गई, तो उन्होंने ये भी सीख लिया था। फिर है उन्होंने देशों से क्या है, अच्छी बातें शामिल की, हमारे भारत के संविधान में अच्छी अच्छी बातें शामिल की। ठीक है, फिर जैसे कि इसीलिए भारत के संविधान में आपको फ्रांस के लोकतंत्र, यानी कि सबसे पहले लोकतांत्रिक देश कौन था, वो था फ्रांस। और फ्रांस का जैसे कि आप लोकतंत्र देखो तो वो बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो वहाँ से हमारे संविधान में क्या लिया गया, फ्रांस से लिया गया वहाँ का लोकतंत्र, ब्रिटेन से लिया गया वहाँ की संसदीय सिस्टम, यानी कि संसदीय प्रणाली जो होती है वो ली गई, क्योंकि ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली काफ़ी अच्छी है। हम इस बारे में क्या है आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आने वाले चैप्टरों में पढ़ेंगे कि संसदीय प्रणाली क्या होती है, संसदीय सिस्टम क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर है अमेरिका के मूल अधिकारों, यानी कि मूल अधिकार, जो मौलिक अधिकार भी बोलते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट है, उसे मौलिक अधिकार भी बोलते हैं। तो
अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं, है ना। वो कितने हमारे, वो हैं 6। जैसे कि आपको पता होगा स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार और सांस्कृतिक अधिकार, धार्मिक अधिकार। तो ये क्या है, हमारे अधिकार हैं वो अमेरिका से लिए गए हैं, ठीक है। और जो मौलिक अधिकार हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, तो उसके बारे में हम आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। जो हमारा इस बुक का लास्ट चैप्टर है, हम उसमें पढ़ेंगे जो है लोकतांत्रिक अधिकार, ठीक है। और से हम जानेंगे कि अधिकार का मतलब क्या होता है और अधिकार ज़रूरी क्यों है। फिर है, और रूस के समाजवाद का प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। आप भारत का संविधान पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी कि हमारे जो भारतीय संविधान में अलग अलग देश से अलग अलग अच्छी अच्छी चीज़ें शामिल की गई हैं। तो उसमें से एक है रूस का समाजवाद। फिर है संविधान सभा के लिए 1946 की जुलाई में चुनाव हुए, यानी कि संविधान सभा के लिए 1946 में जुलाई के महीने में क्या हुआ, चुनाव हुए। फिर क्या हुआ था, फिर हुआ था जैसे कि फिर संविधान सभा के सदस्यों को जनता ने प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना था, बल्कि प्रांतीय असेंबलियों के सदस्यों ने चुना था। फिर भी प्रत्यक्ष रूप से इनमें सामाजिक वर्ग प्रतिनिधित्व रहा था। फिर इसमें क्या है, मतलब चुनाव पहले लोकतांत्रिक नहीं हुए थे, इसमें भी क्या है, चुनाव लोकतांत्रिक पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं हुए थे, बल्कि क्या हुआ था, जो प्रांतीय असेंबलियाँ थी, प्रांतीय असेंबलियों के जो सदस्य थे, सदस्यों ने चुना था, ठीक है, लोगों ने नहीं चुना था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, वो हुई थी 9 दिसंबर 1900, यानी कि जैसे कि भारत पाकिस्तान का विभाजन चल रहा था, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, जो संविधान है उसका भी विभाजन किया गया था। वो क्यों किया गया था, क्योंकि अगर देश अलग हो रहे होते हैं तो देश के अपने देश के अलग संविधान होते हैं। तो पहले भारत और पाकिस्तान के विभाजन के कारण क्या है, जो पाकिस्तान का संविधान था वो अलग हो गया और जो भारत का संविधान था वो अलग बनाया गया, यानी कि जो पाकिस्तान के नेता लोग थे उन्होंने अपना अलग संविधान बनाया और जो भारत के नेता लोग रहे थे उन्होंने अपना अलग संविधान। विभाजन होने के बाद संविधान सभा का भी विभाजन हुआ था, जिससे भारत और पाकिस्तान की अलग अलग संविधान सभाएं बनी थी, अलग अलग संविधान सभाएं बनी थी ताकि वो अलग अलग अपना संविधान बना सकेंगे। पाकिस्तान के अलग लोग थे और भारत के अलग लोग, तो विभाजन हो गया था। भारतीय संविधान सभा में 299 सदस्य रहे थे, यानी कि भारत में जो लोग संविधान बना रहे थे तो उस टाइम पे क्या है, कितने लोग सदस्य थे, टोटल कितने थे, 299। और अगर जैसे हम देखें पाकिस्तान और भारत का जब संविधान बन रहा था, यानी कि विभाजन नहीं हुआ था भारत और पाकिस्तान का, तो उस टाइम पे 300 कुछ करके हमारे टोटल संविधान सभा के सदस्य रहे थे। लेकिन जब उनका विभाजन हुआ तो भारत में कितने टोटल सदस्य बचे, वो थे 299 सदस्य। संविधान सभा की सभी बैठकें पारदर्शी तरीके से हुई ताकि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हर मत को सुना जा सके। यहाँ पे क्या है, संविधान सभा की जो बैठकें हुई थी वो पारदर्शी हुई थी, ना कि जैसे कि चुपके होती है या फिर मतलब दिखावटी होती है, तो वैसे नहीं हुई थी, पारदर्शी हुई थी, ताकि जो भी निष्कर्ष निकाला जाए, जो भी संविधान में परिवर्तन हो या फिर जो भी नई नई चीज़ जुड़े वो हमें साफ साफ नज़र आए, साफ साफ हमको पता भी चले, तो वो पारदर्शी तरीके से हुई थी। भारतीय संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ और इसे 26 जनवरी को लागू किया गया, है ना। तो ये बनके जो हमारा भारतीय संविधान था, भारत का जो संविधान था वो तैयार तो हो गया था 26 नवंबर को 1949 में हो गया था, लागू किया गया 26 जनवरी 1950 में, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 में संविधान को लागू किया गया, यानी कि भारत को
भारत को सौंप दिया गया है ना। तो फिर क्या है, अब क्या है, हमारे पास अब हमारा संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो इसी की याद में हर साल आप देखोगे तो हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस बनाया जाता है। गणतंत्र दिवस क्या है, 26 जनवरी को हम क्या बनाते हैं, गणतंत्र दिवस बनाते हैं। आप जैसे देखोगे, जिसे हम रिपब्लिक डे भी हर एक स्कूल में मनाया जाता है। तो हमने अभी पढ़ा संविधान का इतिहास, संविधान की हिस्ट्री क्या रही थी। अभी हमने इसमें कुछ मोटा मोटा ही पढ़ा, लेकिन आप कोशिश करना कि जैसे कि संविधान के ऊपर कोई मूवी होती है में आएगा, है ना, जैसे कि हम देखते हैं तो वो चीज़ें जल्दी अच्छे से समझ में आती है। तो आप मूवी वगैरह देखोगे संविधान के बारे में तो आपको और बातें अच्छी लगेंगी, और मतलब अपने संविधान को जानने के लिए क्या है, आप उत्सुक हो पाओगे, आप मतलब इच्छुक हो पाओगे, और आपको मज़ा भी आएगा। आप इतना आपको अच्छा लगेगा कि हमारा जो भारतीय संविधान है वो कैसा है। और वो सब मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जो हमारा भारतीय संविधान है, हमारे भारत का जो संविधान है वो हर एक देश से क्या है, हर एक देश से मोटा संविधान लिया, यानी कि हमारा संविधान बड़ा है। ठीक है, आप देखोगे जो अमेरिका का संविधान है वो इतनी सी बुक में आ जाता है, और हमारी जो संविधान की बुक है वो इतनी मोटी है, यानी कि सबसे बड़ा संविधान जो रहा है अब तक का वो भारतीय संविधान ही रहा है। और जैसे कि अब वर्तमान में जो भारतीय संविधान में भाग हैं वो हैं 25, और जो अनुच्छेद हैं वो हैं 470। ठीक है, और जो अनुसूचियां हैं वो अभी 12 हैं, यानी कि पहले तो बहुत पहले अलग थी, और अब चेंजेस होने की वजह से जो अब इनका डेटा है वो ये है। ठीक है, भाग आप कोई भी बोलेगा कि हमारे संविधान में भाग कितने हैं, आप बोलोगे 25 है ना। और आपसे पूछेंगे कि अनुसूची कितनी है, अनुसूची हमारी कितनी है, 12। संविधान में अनुसूची कितनी है, 12, और अनुच्छेद पूछेंगे वो है 470। तो हमारे ये चैप्टर अब खत्म होता है, और हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।